हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पेपर से ठीक एक दिन पहले पूरे पेपर का हल करने जा रहे हैं। टॉप लेवल के और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे 55 सवालों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, पेपर से ठीक पहले आप सभी को हम एक छोटा सा टारगेट दे रहे हैं। तो आप सभी को केवल 25 सवाल सही करने इस क्लास में। यदि आप लोगों ने इन 55 सवालों में से 25 सवाल सही कर लेते हैं जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में, तो समझिए कि आप 8 जून के दोनों शिफ्टों में, 9 जून के दोनों शिफ्टों में और 10 जून के दोनों शिफ्टों में आपका इन डेटों में किन्हीं भी शिफ्टों में होने वाले हैं, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में। क्योंकि साथियों, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सबसे शानदार क्वेश्चन है और जो भर्ती बोर्ड हर बार सवाल पूछती है, वो प्रश्न का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज 7 जून हो चुका है और पेपर कल 8 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो साथियों, पेपर्स में यानी कि परीक्षा में बैठने से पहले आज के इन 55 सवालों को एक बार आप जरूर देखिए, जिससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि आपके रियल पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के। प्लस आपको एक अंदाजा भी मिल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल किस टाइम है, और आप उन्हीं टॉपिक के प्रश्न देख लेंगे। अभी आपके पास एक दिन का टाइम है। ओके साथियों, तो इस क्लास के पूरे 55 सवालों को आप तैयार करेंगे। तो आप 8, 9, 10 जून पेपर के लिए इन सारे प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। ओके, तो देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। क्योंकि साथियों, कल तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पेपर में आने वाले शिफ्टों में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो इसलिए एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए, किस वर्ष की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। तो साथियों, किस वर्ष की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां पर जनगणना नहीं की जा सकी थी? तो वर्ष 1981 की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। गोपिका वर्मा को किसमें उनकी योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? गोपिका वर्मा को मोहिनी अट्टम में उनकी योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। सेकंड का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें साथियों आवर्त कहा जाता है? तो याद रखिए, पूरे 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। लाहौर नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लाहौर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय राज्य से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा उत्सव एक गुजरात का उत्सव नहीं है? पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ये देखिए भाई गुजरात का है। सनबर्न महोत्सव, ये तो साथियों गोवा काफ़ी फेमस उत्सव है भाई, जो कि नए साल पे मनाया जाता है। तो सनबर्न महोत्सव ये गुजरात का एक उत्सव नहीं है, ये गोवा राज्य का। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कच्छ उत्सव गुजरात का है। उत्तरायण पतंग महोत्सव गुजरात का फेमस त्यौहार है। तो इस साल का बी ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को दिया जाता है? प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चाणक्य को दिया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है? तो साथियों, किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है? तो भाई याद रखिएगा, निखिल बनर्जी का संबंध सारंगी से नहीं है, इनका संबंध सितार से है, जो कि मैहर घराने से संबंधित रखते हैं। ये किस घराने से? मैहर घराने से। क्लियर? डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न, यदि आप सभी के पास 1 दिन का समय बाकी है, 2 दिन का समय बाकी है, 3 दिन का समय बाकी है, तो भाई ये पेपर में छपने वाला प्रश्न अभी आप तुरंत मंगा लीजिए भाई। इसमें आप सभी का रिवीजन काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्लस
प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा भाई। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए तो रामबाण होने वाला है, और जिनकी तैयारी हो चुकी है रिवीजन, उनके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं। ठीक है साथियों, सिलेक्शन का भरोसा हो जाएगा जब आप इन पीडीएफ को एक सरसरी नज़र में देख लेते हैं तो मिलेगा आपको कैसे। ये देखिए व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इन व्हाट्सअप नंबर पर करिए मात्र 25 रुपये पे करके साथियों सारे क्वेश्चन को आप तुरंत अपने पास मंगा लीजिए, समय नहीं है भाई। ठीक है, जिनको चाहिए भाई इस व्हाट्सएप नंबर करिए तुरंत आप भाई ये सारे क्वेश्चन को मंगा लीजिए, जीके यूपी जीके हिंदी मैथ रीजनिंग का। ठीक है, ऑल क्वेश्चन, जो भी आपको केवल एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस आप सभी को बता देना है। क्लियर, तो इस नंबर पे आप मैसेज करके अभी तुरंत आप लोग मांगिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डैश ऋण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या है। तो ध्यान रखिए आप लोग, जो राजकोषीय घाटा है ये ऋण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 93 में किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, पंचवर्षीय योजनाएं ये किन आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। पंचवर्षीय योजना जो कि साथ ये योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं, तो साथियों पूरे 2 तत्व मौजूद हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, एक हीलियम है एक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ये 2 चरण कौन कौन से हैं। भारत में जनगणना 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, तो ये साथियों 2 चरण कौन से हैं। एक मकान सूचीकरण है और मकानों की गणना संख्या गणना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस टाइम देखिए जनगणना चल रहा होगा, यदि आपके घरों पे जो सरकारी टीचर आए होंगे जनगणना करने, तो आपकी दीवारों पर कुछ ना कुछ जरूर लिख रहे होंगे, तो यही 2 चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य कौन सा है। तो साथियों राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य इनमें से कौन सा है, तो वो घूमर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो साथियों किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो पंडित बिरजू महाराज जी को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा त्यौहार ये किन जनजातियों यानी किस राज्य की जनजातियों के प्रमुख त्यौहार है। तो साथियों ये त्रिपुरा राज्य के प्रमुख जनजातियों के त्यौहार हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे। तो साथियों आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे, तो बैडमिंटन खेल में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो क्या हो सकती है, यानी वो कौन हो सकती है। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो कि साथियों पढ़ और लिख सकती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कजरी, लावड़ी, घूमर या कुचिपुड़ी, बताइए साथियों। लावड़ी महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कजरी हो जाएगा भाई, जो कि लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो साथियों हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो पूरे 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे हर्षवर्धन द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो साथियों किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो देखने का संबंध भाई गोवा राज्य से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो साथियों गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था? तो 2014 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, भर पेट में समास बताइए कौन सा है? भर पेट में समास कौन सा है? तो अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, ईर्ष्या का पर्यायवाची बताइए। तो साथियों ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा? तो डा हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, अनायास का विलोम क्या होगा? तो साथियों अनायास का विलोम क्या होगा? सायास होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 कॉल करिए, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे भाई? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, एग्जाम डेट जरूर बता दीजिए कि आप लोग का किस डेट को होने वाले हैं। सूरदास की भाषा के रूप बताइए, सूरदास की भाषा के रूप इनमें से कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। भाई प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है? देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है ना भाई। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उनके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? तो साथियों वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश जो ना मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए, अमानवीय में उपसर्ग बताइए। अमानवीय में उपसर्ग कौन सा है? तो अ है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो साथियों अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अनार्य हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो साथियों खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा प्रेम सागर की पुस्तक में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, हिम किरीटनी किसकी रचना है? हिम किरीटनी ये किसकी रचना है? तो ये साथियों माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, हिम किरीटनी। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित बताइए क्या है? बूंद बूंद विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण की सर्वनाम है। बूंद बूंद एक क्रिया विशेषण शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य बताइए। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य कौन सा है? तो इसमें भाववाच्य है, भाव पैदा हो रहा है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ताकि कौन सा शब्द है? ताकि एक समुच्चय बोधक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, कौन सा शब्द अज का अर्थ नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द अज का अर्थ नहीं है बताएंगे आप सभी लोग? तो याद रखिए अनजान नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो साथियों भूतकाल के कितने भेद हैं? तो पूरे 6 भेद हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या याद रखा है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या तो पूरे 33 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो साथियों हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अह है वो क्या है? तो अयवा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। एक निश्चित कुट भाषा में लाउड को आई के आर जेड लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में PALE को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों LOUD, इसका कोड क्या है भाई? IKRZ। L होता 12, I होता 9, यानी इसमें -3 क्या है? O 15 के 11 -4 क्या है? और U 21 R 18 -3 क्या है? D 4 Z। आप देखिए साथियों D और Z का रिलेशन बनाना है तो D को यहाँ पर 30 करिए और इसको 26 करिए Z को, तो कितना आया देखिए -4। ओके, तो इसमें रिलेशन क्या है? -3 -4, -3 और -4 का। तो पूछा किसका है? तो सेम रिलेशन आपको लगाना है भाई PALE में -3 -4 का। PAL और E। P होता 16, A होता 1, L होता है 12, E होता 5। अब 16 में से पहले -3 कितना होगा? 13। 13 पर कौन होता है? M होता है। अब देखिए सर ये तो 1 हो गया, लेकिन इसमें -4 करना है, तो आप क्या काम करिए कि यहाँ पे दोस्त मेरे A को क्या करिए, यहाँ पे आप 27 कर लीजिए भाई। 27 तो भी कर सकते हैं ना, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, 13 पे M। अब 27 में से साथियों आप -4 करें, कितना आएगा? 23 आएगा। 23 पे क्या आता है? W। और 12 में से L 12 होता है तो इसमें -3 करेंगे, 9, 9 पे I आता है। ठीक है, फिर उसको देखिए E 5 होता है, -4 करना है तो कितना? 1, 1 पे A आता है, यानी कि MWIA। MWIA कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन देखिए MWIA, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 12, 24, 48, 96, 192। ये तो भाई बहुत आसान लग रहा है। देखिए 12, 24, 48, 96, 192 क्या आएगा? 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192 दूना कितना होगा? 2 दूना 4, 2 9 18 का 8 1, 2 कम 2 1 3, यानी 384। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। क्या बनेगा इस सॉल्व का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? GJMP। भाई लास्ट में बताएंगे कि हम इतने ईजी सॉल्व क्यों आपके लिए करवा रहे हैं, आप सोचेंगे भी। 1 सेकेंड रुकिए, तो पहले क्लास को समाप्त होने दीजिए। G7, J10, M13, P16। देखिए 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 16 प्लस 3, इसमें रिलेशन +3 का लगाए तो 16 में 3 जोड़ देंगे 19, 19 पे S। तो कौन सा? S, जो कि पहला ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आएगा भाई। ठीक है, A गुणा B का अर्थ है A जो है B का पिता है, A प्लस B का अर्थ है A जो है B की माँ है, A भाग B का अर्थ है A जो है B का बेटा है, A माइनस B का अर्थ है A जो है B की बेटी है। तो व्यंजक A भाग B प्लस C गुणा D। तो इसमें A का D से क्या संबंध है? तो देखिए हल करने का तरीका साथियों आज जान लीजिए, एक दिन पहले पेपर से। तो इसमें देखिए A भाग B है ना साथी? तो भाग को आपको लिखना नहीं है, प्रश्न में देखना A भाग B का अर्थ दिया क्या है। देखिए यहाँ पर तीसरका में A भाग B का अर्थ है A जो है ना वो B का बेटा है, तो यहाँ पे से तो B का बेटा A हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? B का बेटा A हो जाएगा। फिर इसको देखिए प्लस C दिया है, प्लस C दिया, प्लस का मतलब A प्लस B का अर्थ है A जो है B की माँ है, तो यहाँ पे जानते हैं C की माँ कौन हो जाएगी? B, C की माँ B। फिर देखिए गुणा D लास्ट में, गुणा का मतलब पहला वाले में देखिए A गुणा B का अर्थ है A जो है B का पिता है, यानी कि D का पिता कौन हो जाएगा? C, D का पिता C, जिसका रिलेशन जिससे बनाया एरो हमने उधर किया है। D का पिता C, C की माँ B, B का बेटा A। तो सवाल क्या पूछा? A का D से संबंध क्या है? देखिए अब D को अपने आप को मान लीजिए मैं, मेरे पिताजी C हो गए, मेरे पिता की माँ, मेरे पिताजी की माँ हमारी क्या लगती है? दादी, हमारी दादी के बेटे A, यानी साथियों A का D से रिलेशन क्या पूछा? बता दीजिए आप लोग तुरंत भाई, पिता के भाई हैं ना भाई। देखिए ये D हम हो गए, हमारे पिताजी C हो गए, हमारी पिता की माँ B, हमारी माँ यानी हमारे पिता की माँ के बेटा, यानी A और जो C आपस में क्या? भाई भाई, यानी हमारे पिता के भाई हो जाएंगे भाई, है ना।
ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। इस सवाल का उत्तर दीजिए। 7 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे साथियों एक वृत्ताकार मेज से दिया 7 लड़के बैठे हैं भाई इसमें, तो हमें सेट करना पड़ेगा एक एक लाइन को समझ कर। 1 2 3 4 5 6 7। पहला लाइन को पढ़िए। भी जो है आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है। भी जो है ना वो आर के दाईं से दूसरे स्थान में बैठा है, तो आर को यहाँ बैठाइए। आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान भी, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। दायां इधर होगा ना भाई, क्योंकि सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, बस दायां बायां देखना है। तो पहला लाइन क्लियर हुआ। दूसरा का लाइन देखिए। यू जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर ऑलरेडी बैठ चुका है, तो आर के ठीक बाईं यू बैठ गया। ठीक है। फिर देखिए पी जो है टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है। टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई? पी बैठा है। तो ऐसा काम करें, टी को यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है। टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे पी, तो पी को यहाँ बैठा दीजिए, है ना। क्लियर हो गया। यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। तो साथियों यस और टी जो है वो क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। टी तो देखिए साथियों यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो यदि क्यू बीच में आएगा तभी तो टी यहाँ पे आएगा। अरे एस आएगा, एस तभी तो भाई देखिए टी और एस यानी कि एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी होंगे। सवाल कंप्लीट हो गया। अंतिम लाइन देखिए सवाल क्या पूछा है। क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो साथियों क्यू यहाँ पे बैठा है, तो इसके जस्ट राइट साइड में कौन बैठा है? टी बैठा है। तो डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। टी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। सवाल क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करूंगा भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। माना कि साथियों जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या कर दीजिएगा आप लोग। माना कि उसका सेलिंग प्राइस हम कितना मान लेते हैं भाई? 100 रुपया मान लेते हैं ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 100 का 80% कितना हो जाएगा भाई? 80% होगा ना, 80 हो जाएगा ना। तो यहाँ से लाभ आप कितना निकालेंगे? लाभ कितना होगा? 100 में से 80 निकालेंगे ना भाई, तो 20 हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बताना होगा तो क्या होगा? लाभ 20 है और टोटल आपका 20/80 गुणे 100, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 25%, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। सभी को समझ में आया ये सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। 2 गुणा ब्रैकेट में 4 + 6 - 5 की गणना कीजिए। 2 गुणा ब्रैकेट में 4 + 6 - 5 है ना। 2 गुणा पहले ब्रैकेट में हल करेंगे। 4 6 10 - 5, 10 दूना 20, 20 में से 5 घटा दीजिए 15। तो कितने लोग का सी ऑप्शन सही है भाई? मिला लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। ठीक है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 को। 4 ब्रैकेट में 12 - 10 + 42 - 17 ब्रैकेट क्लोज भाग 3 + 4 का मान कितना होगा? तो देखिए 4 12 - 10 + 42 - 17 भाग 3 + 4 क्या आएगा साथियों? तो देखिए 4 पहले ब्रैकेट को हल करेंगे ना। ये देखिए +42 है, ये +12 है, कितना हो जाएगा? +54। +54 में से -10 - 17 करना है, अभी बाकी है। ठीक है। भाग 3 + 4 अभी ब्रैकेट को हल करना है। 54 में से 10 घटाएंगे 44, 44 में से 17 घटाएंगे तो 27, यानी पूरे ब्रैकेट को हल करते तो आपका 27 आता है। भाग 3 + 4, 4 गुणे 27 भागे 3 + 4, 4 गुणे 3 का भाग 27 में देंगे 9 बार में + 4, 9 चौका 36, 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान कितना होगा? तो साथियों 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है, यानी कि 18 × 7 126 के बराबर हो जाएगा। यदि एक संख्या हटा दी गई, यानी पहले 7 संख्या थी अब 6 संख्या होगी, तो इनकी जो शेष संख्याओं का औसत कितना है? 15, यानी 15 × 6 = 90। तो हटाई गई संख्या का मान है तो माइनस कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा? 26 × 10 = 36 तो हो जाएगा भाई, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्लियर, समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए लास्ट सवाल हल करिए भाई पेपर से ठीक पहले। अंतिम सवाल को देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 1800 है तो वस्तु पर छूट कितनी है बताइए। केवल छूट पूछा है भाई, छूट प्रतिशत नहीं पूछा है। फार्मूला क्या होता है, जैसे कि अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 2800 दिया है और सेलिंग प्राइस कितना दिया 1800 दिया है, आप सभी से केवल छूट पूछा है। तो छूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, MP माइनस SP, सिंपल सा। MP देखिए 2800 है, सेलिंग प्राइस कितना 1800, 2800 में से 1800 माइनस करेंगे 1000 आएगा ना, तो यही हमारा 1000 भाई। एक सेकंड भाई, 2500, एक सेकंड भाई, 2500 में 1800 कहाँ लिख दिए भाई। मार्केट प्राइस मेरे दोस्त 2500 दिया है और सेलिंग प्राइस 1800 दिया है। फार्मूला क्या होता है, MP माइनस SP। अब देखिए आ जाएगा भाई 2500 में से माइनस 1800 कितना हो जाएगा 1700, है ना। तो इस सवाल का डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर साथियों यहीं पर छूट प्रतिशत दिया होता तो यहाँ से जो 1700 बटा ना, एक सेकंड, 700 जो आया था ना आपका, जो यहाँ पे आपका 700 आया था ना, तो इसमें अभी आपको साथियों MP से भाग करना होता, मल्टीप्लाई 100 करना होता है, छूट प्रतिशत दिया रहता तो, लेकिन केवल छूट दिया है तो कितना होगा, केवल 700 आएगा। MP माइनस SP कर देंगे तो डी ऑप्शन 700 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो साथियों फाइनली ये पूरे 55 सवाल कंप्लीट हो गए। अब बताइए साथियों कि पेपर से ठीक पहले 55 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर बना, क्या आप लोग का अधिक स्कोर बना। अब देखिए साथियों हम इसलिए इतना इजी सॉल्व करा रहे हैं कि पेपर से पहले आपको हर एक सवाल का आंसर याद होगा ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट रहेगा भाई, ठीक है, कि आप बिल्कुल एकदम खुश मिजाज होकर पेपर देने जाएंगे। जानते हैं जब हमारा माइंड रिलैक्स रहता है और हम बिल्कुल हैप्पी होकर एग्जाम देने जाते हैं ना सेंटर पे ना, तो अपने आप हर एक सवाल का उत्तर हमें आता रहता है, हमसे गलती नहीं होता भाई। तो इसलिए साथियों ये हमने आपके लिए इजी पेपर रखा था आज के सेशन में, ठीक है। तो साथियों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल अच्छे से पेपर देने जाइए भाई रिलैक्स होकर। ओके, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।